स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 जो आपका साइंस का जो मोस्ट वीवीआई 19 सब्जेक्टिव प्रश्न को कितना देखेंगे तो मोस्ट वीवीआई 19 सब्जेक्टिव प्रश्न को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए आपका जो साइंस का जो एग्ज़ाम है 5 जुलाई को लिया जाएगा। साइंस का जब एग्ज़ाम है आपका कब लिया जाएगा तो 5 जुलाई को जो आपका साइंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आज के इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा और जितना भी इस वीडियो में आपको प्रश्न बताने वाला हूँ टोटल 19 प्रश्न रहेगा तो 19 को आप अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो उसका कुछ हम लोग समान निर्देश इसका कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका जो है टाइम कितना दिया जाए, टाइम आपका जो है 1.5 घंटा रहेगा। टाइम 1.5 घंटा पूर्णांक 40 रहेगा। और जो आपका देखिए जो समान निर्देश में पूछता है कि परीक्षार्थी आधा संभव अपने शब्दों में उत्तर देना है। कुल प्रश्न आपका 19 रहने वाला है, कुल प्रश्न 19 रहने वाला, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताता है कि देखिए प्रश्न आपका जो 1 से 7 तक अति लघु रहेगा। 1 से लेकर 7 यानी 7 प्रश्न आपका अति लघु रहेगा जिसमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 2 प्रश्न आपका मतलब एक प्रश्न पे 2 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका जो 8 से लेकर 14 तक जो आपका लघु उत्तर यानी शॉर्ट रहेगा क्वेश्चन जिसमें आपको 7 प्रश्न पूछेगा, 5 प्रश्न का उत्तर इसमें भी देना है जिसमें आपको एक प्रश्न में 3 नंबर दिया जाएगा। और बात करते हैं हम लोग लॉन्ग का। तो लॉन्ग में आपका जो पैटर्न रहने वाला है कि देखिए लॉन्ग का पैटर्न कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो है इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 3 का वो जो आपको आंसर देना है और एक क्वेश्चन को आपको जो 5 नंबर मिलेगा यानी एक क्वेश्चन पर 5 नंबर आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट जो आपका सेक्शन ए में बांटा गया है और आपको जो है वेरी शॉर्ट 10 यानी जो आपका 5 क्वेश्चन इसमें आपको बताना है जिसमें 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है और एक क्वेश्चन पर 2 यानी 10 नंबर टोटल आपको वेरी शॉर्ट में कैसे उठाना है तो देखेंगे आज के इस वीडियो में। और जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को अच्छी तरह से कॉपी पर नोट करिए, याद करिए और एग्जाम में गर्दा मचाइए, ठीक है। तो देखिए किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर दें। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन पूछता है कि 1 वाट को जो है परिभाषित कीजिए, हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताइए। तो सबसे पहले हम लोग 1 वाट को जो है परिभाषित करना है। तो देखिए जब 1 सेकेंड के 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उसे 1 वाट शक्ति कहते हैं। मतलब जो आपका इसमें कैसे होगा तो देखिए आपका P बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है यानी शक्ति बराबर आपका जो है कार बटा में समय होता है यानी कार बटा में W जो आपका कार हो गया, T आपका समय हो गया। देखिए आपका जो है W का ऐसा मतलब जूल होता है तो जूल इसमें आपको 1 दिया तो 1 लिखिए जूल और T का ऐसा मतलब सेकेंड तो सेकेंड का जो आपका 1 दिया तो 1 लिखिए। तो इसमें आपका जो वाट कैसे निकला तो इसको 1 से 1 काट दीजिए, 1 आपका जो बराबर में आ गया यानी P बराबर आपका जो 1 वाट आ गया। तो इसको नोट करिए कैसे हो गया। अगर आपको पूछता है कि जो सूत्र से बताइए तो सूत्र से इसी तरह बताइए, कोई गलती नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपको जो है हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताइए, ठीक है। तो देखिए 1 हॉर्स पावर जो आपका 746 वाट के जो बराबर होता है, यही इसका संबंध होता है। तो इसको नोट करिए। बोलता है 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर का प्रश्न आपका पूछता है कि ध्वनि तरंगों की यांत्रिक तरंग जो क्यों कहते हैं। तो ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि का एक ऊर्जा जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती, इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम जो ताली बजाए या थोड़ा सा घंटी बजाए। मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का जो आवश्यकता होता है तभी जो ध्वनि उत्पन्न होता है, नहीं तो जो ध्वनि अन्यथा उत्पन्न नहीं होगा। चाहे आप ताली बजाए या हथौड़ा से पीटिए या कुछ भी काम करिए, ध्वनि आपका जो उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपका जो 3 नंबर का प्रश्न पूछता है कि S8 का जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। मतलब S जो आपका यहाँ पर क्या, तो S जो आपका इसका जो आपका तत्व का नाम क्या, तो सल्फर नाम है, ठीक है। तो इसका तत्व का नाम सल्फर है। तो सल्फर S का मतलब होता है आपका सल्फर। तो S8 बोला है, साथ में 8 जो गुना में है तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो सल्फर का जो है आपको जो परमाणु द्रव्यमान याद करना है। तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है तो इसका 32 होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान 32 होता है और आपको जो है 8 इसको गुना में दिया तो 32 गुना में 8 करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा तो 256 यू आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर का प्रश्न कुछ ऐसा पूछता है कि देखिए एक यू हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल क्या हो जाएगा तो 6.022 इंटू 10 का पावर जो आपका 23 हो जाएगा। यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा।
उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट नंबर 5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि एन ए आपका जो प्लस है Na+ है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजित इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या बताइए। तो Na+ बोला, ठीक है, Na जो आपका प्लस बोला, देखिए आपको जो Na बोलता है यानी सिर्फ Na, तो इसका सोडियम होता है, तो सोडियम पर अभी जो कोई चार्ज नहीं है, और Na+ में आता है ना, तो इस पर अगर चार्ज है तो इसका जो कुछ संयुक्त अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कुछ अलग होगा। तो कैसे अलग होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले सोडियम का देखते हैं। देखिए आपका जो Na का जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 281 होता है, ठीक है, 281 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसका अगर आप जो है संयुक्ता निकालें तो इसका संयुक्ता 1 निकलेगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। और बात करते हैं हम लोग सोडियम प्लस का, यानी जो आपका आयन इस पर चढ़ गया, आवेश इसका लग गया प्लस, तो प्लस में इसका जो सब बदल जाएगा, ठीक है। तो कैसे बदले, देखिए आपका जो Na+ की परमाणु संख्या इसमें 10 हो गया, और इसमें कितना था, तो 11, परमाणु संख्या 11 था, तभी 281 लिखे, ठीक है। और देखिए परमाणु संख्या इसमें अगर आपको जो Na+ है, कैसे प्लस है, तो एक जो आपका बाहरी कक्षा में था ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन जो है दान कर देता है, ठीक है, मतलब जो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके ये दे देता है, जिसके कारण जो इस पर प्लस का चार्ज लगता है, प्लस पर चार्ज लगने से ही आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन जो आपका ये खो देता है। खोने के बाद इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो 10, तो 10 इसका क्या होगा, परमाणु संख्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो, तो 2 8 होगा। के आपका जो 2 भराता है, 8 आपका जो मतलब के एल आपका जो 8 भरा गया। बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो इसका संयुक्ता विन्यास मतलब संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि देखिए कि कैसे पूछता है कि मलेरिया नामक एक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया जो बीमारी होता है, ये अधिकतर बरसात के दिनों में होता है, तो बरसात के दिनों में आप बचकर रहिएगा। और पूछता है कि 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं। तो पहला है मधुमेह और आपका जो हृदय रोग। ये क्या है, 2 असंक्रामक रोग। ये संक्रमक और असंक्रमक दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि संक्रमक सन बोल रहे, ठीक है, संक्रमक में जो आपका व्यक्तिगत संबंध में आने से ये रोग फैलता है, और असंक्रमक का बात करें तो ये आपका जो अपने से रोग फैलता है, ठीक है, ना जो किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलता, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन भी आपका जो शॉर्ट है, जिसमें 7 प्रश्न पूछेगा, और आपको जो है एक प्रश्न में 3 नंबर दिया जाएगा। तो शॉर्ट को हम लोग देखते हैं, 5 प्रश्न को उत्तर देना है। तो देखिए आपका जो शॉर्ट का जो पहला प्रश्न पूछता है कि गतिज ऊर्जा को जो है परिभाषित कीजिए, उन कारणों का जो उल्लेख कीजिए जिन पर जो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो उत्तर इसका देखेंगे, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु जो गतिज करता है, उसमें उपस्थित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कार्यों पर निर्भर है। पहला जो वस्तु की गति और वस्तु का द्रव्यमान, यही दोनों पर जो है वस्तु और गति और द्रव्यमान पर जो है गतिज ऊर्जा निर्भर है। और गतिज ऊर्जा को आपका जो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है ½ mv² होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र याद करिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ सकता है, और आपको जो इससे ट्राई करना है न्यूमेरिकल। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है, जहाँ भी दिक्कत होता है, सभी को कमेंट में बताइए, मैं उसका अलग से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। उसका बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। अनुदैर्घ्य तरंग जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के जो तरंग संचरित होती है, तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, तब इस प्रकार के तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और आपका जो अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग किसको कहेंगे, तो अनुप्रस्थ तरंग जो आपका जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित होती है, तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है, तब इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग जो समांतर है, अनुप्रस्थ तरंग क्या, तो लंबवत कंपन करता है। तो यही दोनों में डिफरेंट है। तो इसको देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपका न्यूमेरिकल जो यहाँ से पूछता है, तो 10 नंबर का प्रश्न पूछता कि मोल में बदले, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न क्या पूछता कि मोल में बदले, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है।
तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, तो मोल मतलब 12 ग्राम जो है, मतलब 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में, मतलब मोल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर जो आपका देखिए मोल बराबर आपका जो दिया गया द्रव्यमान को हम लोग छोटका एम से जो इसको दिखाते हैं, और बट्टा में मोलर द्रव्यमान यानी आंतरिक द्रव्यमान को जो बड़ा एम से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो ये 12 ग्राम से हम लोग आंतरिक द्रव्यमान का जो है, मतलब 12 ग्राम क्या तो आपका दिया गया है, तो आपका ये द्रव्यमान दिया गया है, तो छोटका में दिया गया है 12 द्रव्यमान 12 ग्राम, और जो आपका मोलर द्रव्यमान निकालना है, मतलब ऑक्सीजन गैस का हम लोग मोलर द्रव्यमान प्राप्त करेंगे, तो उसके बाद हम लोग को मोल जो प्राप्त हो जाएगा, कितना मोल होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, इसका O2 हो जाएगा, ठीक है, O2 हो जाएगा। और O यानी ऑक्सीजन को जो आपका है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है, 16 गुना 2 करिए, ये इसका आपका जो 32 आ गया, 32 क्या है, तो मोलर द्रव्यमान आया। और जो आपका 12 ग्राम जो आपका दिया गया द्रव्यमान था छोटका एम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो निकालेंगे। तो देखिए मोल बराबर है, आपको यहाँ पहले मोल लिखना है, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, तो मोल बराबर आपका जो दिया गया द्रव्यमान 12, और जो मोलर द्रव्यमान कितना भी निकाले तो 32 निकाले। इसको अगर आप काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 0.375 आएगा, इसको काट कर देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 12 मतलब जो आपका बी नंबर जो आपका 10 का बी का प्रश्न है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, जो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदले, फॉर्मूला वही रह गया। तो मोल बराबर पहले लिखते हैं मोल बराबर, ठीक है। तो छोटका में कितना है, तो 22 ग्राम दिया, तो 22 ग्राम लिखिए यहाँ पर। और इसका कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला जो आपका CO2 होता है, ठीक है, CO2 होता है। C कितना है यहाँ पर, जो आपका C है आपका 12, और इसको प्लस करिए, वो कितना है, तो वो आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32, क्योंकि अभी नहीं बताएं O2 का क्या होता है, तो 16 दूनी 32 होता है। और 12 32 अब प्लस करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है। तो 44 आएगा, तो 44 यहाँ आपको बराबर में लिखना है, तो 22 बटा में 44 लिखना है। तो 22 को आप 44 से काटेंगे तो 1 बटा जो 2 आएगा, इसको करेंगे तो 0.5 आएगा। तो मोल बराबर कितना, ये मोल बराबर आपका जो है 0.5 आंसर आ गया, इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर का प्रश्न पूछता है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करिए। देखिए इसमें आपको जो मोल दिया है 10 मोल पहले से दे दिया, ठीक है। और जो जल का जो है द्रव्यमान ज्ञात करें, यानी छोटका एम को जो हम लोग को फाउंड करना है यानी ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो आपको जल का जो है, जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र, ठीक है। क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। और H2O का हम लोग क्या निकालेंगे, तो मोलर द्रव्यमान, तो H का मोलर द्रव्यमान तो 1 हो गया, और गुना में 2 है तो 2, इसको गुना में करिए। और 16 आपका क्या था, तो 16 का भी बताया सिर्फ, यानी जो आपका ऑक्सीजन 16, तो यहाँ 16 सिर्फ लिखना है। इसको आप करेंगे 2 का 2 प्लस में 16 करेंगे तो आपका 18 प्राप्त होगा, यानी मोलर द्रव्यमान जो आपका 18 प्राप्त हुआ। तो इसका बाद हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए 10 मोल दिया था, छोटका एम निकालना है, मोलर द्रव्यमान आपका जो दिया कितना बताएं अभी 18 बताएं, ठीक है। तो एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 10 गुना में 18 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुना में 18, तो आपका जो 180 क्या आ जाएगा, छोटका एम यानी द्रव्यमान आपका 180 आएगा, इस 180 ग्राम। तो इसको नोट करिए। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर में पूछता है कि उदाहरण के साथ परिभाषित करें संयोजकता वैलेंसी को। तो देखिए किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता का संयोजकता कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो शायद मंथली में भी पूछा गया था, मंथली असेसमेंट जो आपका होता है। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसके जो संयोजकता 1 हो जाती है। मैंने अभी आपको जो एक क्वेश्चन में बताया तो उसी प्रकार, तो इसको आप देखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, तो देखिए तो किसी भी, देखिए ये 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बी नंबर में चलते हैं। बी नंबर में आपका जो है संभारिक पूछता है, ठीक है, संभारिक। तो देखिए उत्तर क्या होगा, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान हो लेकिन उनके परमाणु की संख्या अलग अलग होता है, तो इसे परमाणु को संभारिक कहते हैं। और उदाहरण कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का जो परमाणु भार जो है 40 है, लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक जो अलग अलग होता है, अतः कार्बन तथा नाइट्रोजन संभारिक है।
तो संभारिक किसको कहेंगे? तो संभारिक जो आपका है जिसका क्या अलग अलग हो, अलग अलग मतलब परमाणु द्रव्यमान इसका समान हो और जो आपका परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो इसको क्या कहेंगे? संभारिक कहेंगे। बस इतना आपको याद रखना है, संभारिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न आपका पूछता है कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है? तो हमारे शरीर में किसी भी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीका व वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को भी किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है। हो सकता है कि क्या हो सकता है कि यह दवा आपको खिलाई जाए, पिलाई जाए या इंजेक्शन के माध्यम से इसे आपके शरीर में डाली जाए। इस प्रकार हमें जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। टीकाकरण हम लोग लगाते हैं अपने जो है कुछ बीमारी होता है उसको दूर करने के लिए। देखिए बच्चा में भी टीकाकरण बहुत लगता था। तो देखिए बच्चा में इसलिए लगता है क्योंकि बच्चा में जो बीमारी ज़्यादा होता था उसीलिए आपको जो है टीकाकरण का जो लगता था, जिसके कारण जो आपका जो है बीमारी को नष्ट किया जाए बच्चा से। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न आपका पूछता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या? तो उत्तर वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को पादपों के अवशोषण योग नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण किस जो जीवाणु के दौरान होता है? तो यह राइजोबियम जीवाणु के दौरान। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको घबरा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो शॉर्ट भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट भी पूछ सकता है। मतलब शॉर्ट में तो ये दिया, लेकिन वेरी शॉर्ट में इसको पूछ सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण कौन सा जीवाणु जो है, तो मतलब कौन सा जीवाणु के द्वारा जो ये प्रक्रिया जो चलता है, तो राइजोबियम के द्वारा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग चलते हैं सेक्शन सी जो आपका 15 नंबर का है, जो कि आपका जो लॉन्ग यहाँ से स्टार्ट हुआ। 5 प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, तो पर जो आपका पहला प्रश्न पूछता है कि आंतरिक ऊर्जा क्या? आंतरिक ऊर्जा के इसके 2 प्रकार क्या? 15 के द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसको हम लोग तो न्यूमेरिकल तुरंत देख लेंगे। तो पहले इसका क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखिए कार्य करने के लिए किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब जगह कार्य जो आपका होता है, कार्य करने के लिए क्या होता है? तो उपस्थित ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को मिलाकर यानी दोनों को मिलाकर क्या निकलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो इसको देखिएगा ध्यान से। इसके 2 प्रकार क्या? स्थितिज गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसके 2 प्रकार के नाम है। ठीक है, तो चलिए उसका बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल में। देखिए आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल का जो वीडियो अलग से लिखा रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा और आपके उस वीडियो से आपको ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जिसके कारण जो आप एक भी क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल से एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको जो परीक्षा में गर्दा मचाना है तब। तो चलिए इसका जो न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। देखिए 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? मैंने अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि देखिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बोले ना कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद कीजिए। इससे क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल पूछता है तो हाफ mv² जो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से हम कलर इसका चेंज करते हैं। तो हाफ mv² क्या होता है? इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है? तो हाफ को हाफ लिखना है और उसका बाद m कितना था? तो m आपका जो 15 था, ये आपका गुना में। ठीक है, 15 गुना हो जाएगा कि आपका जो v² यानी 4 जो आपका 4 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो हाफ का हाफ लिखिए, गुना में 15 को 15 लिखिए और 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है? तो 16 होता है। 2 से 16 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 8 बार में कटेगा। ठीक है, और 8 बार में इसको काटते तो 15 को गुना करना है 8 से। 15 गुना 8 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितना आया? 120 आंसर जो आपका सही हो जाएगा। इसको नोट करके बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 16 नंबर का प्रश्न पूछता है कि जो समान मनुष्य के जो कान के लिए श्रव्यत जो पारस क्या है और किसी ध्वनि स्रोत के आवृत्ति 100 हर्ट्ज 1 मिनट में इसकी कितनी बार कंपन करेगी? उत्तर देखेंगे। समान मनुष्य के कार्यों के लिए जो श्रव्यत पारस जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। मतलब जो आप 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते और 20,000 से ज़्यादा भी नहीं सुन सकते। ठीक है,
तो उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं। तो आवृत्ति जो आपका दिया है 100 हर्ट्ज दिया है, जो 100 बार कंपन करता प्रति सेकंड में, ठीक है। 100 बार कंपन करता प्रति सेकंड में, एक सेकंड में 100 कंपन होता है। तो एक मिनट में कंपन करने की संख्या कितना है, तो 100 से 60 को गुना करिए ना, एक मिनट है तो 7 सेकंड हो जाए, तो 60 को 100 से गुना करिए, 6000 आपका जो सही आंसर होगा। इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर का प्रश्न पूछा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें, ठीक है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या तुलना है, क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता है। तो पहला देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो माइनस में चार्ज होता है, मतलब जो इसका चार्ज क्या होता है, तो माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, नाभिक ये जो प्लस के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है गोल गोल, ठीक है। इन्हें ई द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, माइनस इसका जो का माइनस जो इसका आवेश होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटॉन को। तो देखिए प्रोटॉन में जो मतलब हम लोग देखिएगा प्रोटॉन का जो पहला कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, तो प्लस जो चार्ज होता है। और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, न्यूक्लियस में स्थित होता है। यानी जो रदरफोर्ड जो नाभिक का जो फादर माना जाता है, जो नाभिक का जो खोज रदरफोर्ड किया था, वही में जो प्रोटॉन जो स्थित होता है, इन्हें पी द्वारा सूचित करते हैं। प्रोटॉन पी का पहला अक्षर प्रोटॉन से सूचित करते हैं, ठीक है। इस पर जो क्या चार्ज होता है, धन आवेश होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन में क्या है, तो देखिए न्यूट्रॉन का पहला, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न प्लस न माइनस। न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित है, जहाँ प्रोटॉन स्थित है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वही ना आपका जो न्यूट्रॉन स्थित है। इन्हें एन द्वारा सूचित करते हैं, एन द्वारा जिसको सूचित करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को। उसका बाद देखिए आपका जो 17 का बी में पूछता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों के सारणीबद्ध करें। सारणीबद्ध करने के लिए मुझे कॉपी का यूज किए हैं, तो आप भी कॉपी पर इसी तरह का सारणीबद्ध बनाइएगा, जिसमें हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक को लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का 3 को समस्थानिक क्या होता है, HDT का जो आपका पूरा नाम क्या होता है, H का होता है प्रोटियम, D का होता है ड्यूटेरियम और T का होता है ट्राइट्रियम। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कहीं कि मतलब जो ये जो आपका क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में पूछता है और आपको जो इस एग्ज़ाम में भी पूछेगा। और तो इसका देखिए ये जो आपका जो है कहाँ पूछा, तो ये आपका जो है मंथली में भी पूछा, मंथली सेशन में भी पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है प्रोटियम को देखेंगे, जो कि आपका H से है, ठीक है। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान 1 है, परमाणु संख्या 1 है। नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं, ऊपर वाला को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो प्रोटॉन इसका 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन जो इसका 0 है। देखिए प्रोटॉन इसका 1 है, क्योंकि परमाणु संख्या और परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की कुल संख्या, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसका 1 ही होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो बराबर होता है। और न्यूट्रॉन इसका जो 0 कैसे होता है, देखिए परमाणु द्रव्यमान इसका क्या है, 1 दिया है, परमाणु द्रव्यमान 1 है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, P प्लस N होता है, ठीक है। तो P प्लस N होता है, प्रोटॉन आपका मतलब जो आपका परमाणु द्रव्यमान 1 है। और P भी क्या है, तो 1 दिया गया, P भी आपको 1 है। न्यूट्रॉन निकालना है, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। डी से आपका होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को जो आपका जो है 2 आपका जो परमाणु द्रव्यमान है और 1 इसका परमाणु संख्या है। प्रोटॉन इसका 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की कुल संख्या और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो बराबर होता है। और न्यूट्रॉन इसमें 1 कैसे हो, तो क्योंकि इसमें 2 परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान 2 है और प्रोटॉन 1 है, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। तो 1 आपका जो न्यूट्रॉन होगा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे ट्राइट्रियम जो आपका T से है। तो देखिए इसमें द्रव्यमान 3 है और जो आपका परमाणु संख्या है, तो प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, क्योंकि परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। और इसमें जो आपका डी मतलब जो आपका न्यूट्रॉन क्या हो जाए, 2 हो जाए। न्यूट्रॉन 2 कैसे होगा, तो 3 आपका परमाणु द्रव्यमान है और 1 प्रोटॉन है, तो माइनस करेंगे तो आपका 2 आकर निकल आया। प्रोटॉन 1 था तो 2 निकल कर आया आपका क्या, न्यूट्रॉन। तो इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न पूछता है आपका कि देखिए मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें। और मृदा का मतलब विस्तृत रूप से जो व्याख्या करें, तो उत्तर क्या होगा, मृदा का निर्माण जो निम्नलिखित प्रकार से होता है। सूर्य पहला देखेंगे, सूर्य पत्थरों को गर्म करता है, जिससे वे प्रसारित तो हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं,
इसमें जो है उसमें दरार पड़ जाते हैं और वह टूट जाता है। ठीक है, जब रात में जब जो है गर्म हवा जब दिन में बहता है और रात में जो है पत्थर जो है सिकुड़ जाता है इसके कारण। ठीक है, 2 नंबर में कि देखिए जल जो है सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है, जो यदि जमा जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता। बहुत बहता हुआ जो जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। इसके अलावा तेज गति से बहता पानी पत्थर के टुकड़े को बहा ले जाता है, जिससे आपस में टकरा कर जो टूट कर और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल पत्थरों के स्थान में से काफ़ी दूर चला जाता है। हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में जो टकरा कर और भी जो टुकड़े में बट जाते और भी छोटे टुकड़े में हवा से बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए जीव से आपका क्या, तो जीव में मिट्टी के प्रक्रिया को प्रभावित करता है। लाइकेन पत्थरों की सहायता से उगते हैं जो पत्थर को चूना के रूप में परिवर्तित कर देता है और मिट्टी के परत का जो निर्माण करता है जीव। ठीक है, जो इंसान और जीव जंतु हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका जो 19 नंबर जो आपका लास्ट प्रश्न है, तो संक्रमण के कारण कारक एवं उससे बचाव के उपाय लिखिए। संक्रमक मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, कुछ प्रश्न में जो आपका संक्रमक दिया था जहाँ, तो संक्रमक निम्नलिखित कारण पहला वायु द्वारा जो छींकने व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वास्थ्य व्यक्ति में चले जाते हैं। मैंने अभी क्या बताया, तो संक्रमक जो है व्यक्तिगत संबंध से होता है। और उसके बाद है जल द्वारा प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। तीसरा लैंगिक संपर्क, कुछ बीमारी जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क से चले जाते हैं। मतलब जो संक्रामक रोग फैलने का यही कारण मुख्य कारण है। जब आप छींकते हैं, जैसे कोरोना वायरस के आज छींकते खांसते जब थे तो लॉकडाउन में, तो उसमें कोरोना वायरस वहाँ से तेज़ी से फैलता गया, लेकिन सफर से फैलता गया। और जल भी प्रदूषण से, तो पानी पी लेता है और बास में कोई रख देता तो वही पानी कोई उठाकर पीता है तो वहाँ से वो आ जाएगा। और चौथा कि कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनीफिड मच्छर भी रोग वाहक का काम करते, जो कि गर्मी के दिनों में सबसे मतलब बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा ये हानिकारक होते हैं। और इसका बचाव को उपाय देखें तो पहला कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो नहीं आना चाहिए। संक्रमक से बचने के लिए उचित टीका लगाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति जो द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों को जो प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मतलब जो संक्रमित व्यक्ति जो भी प्रयोग में लाता है, जो भी वस्तु वो प्रयोग में लाता है, उसको जो हम लोग को यूज़ नहीं करना है, इसमें बताया गया। तो इसी के साथ जो आपका है ये वीडियो समाप्त हो, जो कि मोस्ट वीवीआई 19 प्रश्न का जो वीडियो था आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसका बाद आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिसका सबसे ज़्यादा आपको आवश्यक है जो सब्जेक्ट में दिक्कत होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।